और खबरें तफसील से। आज सुबह भी दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा। खराब मौसम की वजह से रोड, रेल और हवाई खदमात मुतासिर हो रही हैं। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी ताखीर से चल रही हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली सरकार ने रेन बसेरों का इंतजाम कर रखा है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत मामले की समाअत के लिए नई बेंच कायम करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने मामले की जल्द समाअत और तयशुदा मुद्दत में समाअत की मफाद अम्मा की अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की रेगुलर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ नहीं बनी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करके बनाएंगे और वो बेंच 10 जनवरी को गठित हो रही है जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर्स इस केस में पास करेगी। क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, एक फ्रेश बेंच बनेगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी और वही सक्षम होगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। हिंदू महासभा का बहुत क्लियर स्टैंड है कि 10 जनवरी को हम कोर्ट के सामने कहेंगे कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई की जाए। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटिन्यूअस हियरिंग करके अपना फैसला दिया था। ये फर्स्ट अपील है। 60 डेज के अंदर अगर दोनों पार्टीज कोऑपरेट करें तो हियरिंग कंक्लूड हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रवैया और जो सेकुलर दर्शन और सिद्धांत के जो मानने वाले लोग हैं उनका, जैसे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग इस मैटर को उलझाने की ही प्रक्रिया में लगे रहे और उसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ। आज डेट की निश्चित नहीं करता तो न्यायालय भी संदेह के घेरे में। हाँ ठीक है, प्रारंभ हो गया, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं न्यायालय का। कछुआ का चाल चल रहा है, 49 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने आदमी, रामचंद्र परमहंस मर गए, गोपाल सिंह विशारद मर गए, महंत दिग्विजय नाथ मर गए, बिशन चंद्र सेठ मर गए हैं, लेकिन रह गया। अब ज्यादा समय तक हम इंतजार नहीं करेंगे। पक्षकार लोगों तो हमेशा ही रहता है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए, जल्दी जल्दी सफलता मिले। पक्षकार हमेशा कभी भी नहीं कहते कि लेट हो। नहीं, जैसे 3 बैठे हैं या 5 बैठे हैं, चाहे जो बैठे हैं, हम लोगों को राम जी के ऊपर विश्वास है, उसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। ये सब काम कोर्ट की ओर से जो हो रहा है वो कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। कपिल सिब्बल ने जब सुनवाई प्रारंभ हुई थी तब उन्होंने दरखास्त दिया था कि 2019 के चुनाव तक अयोध्या मामले की सुनवाई को रोक दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की बात को मानकर के 2018 बिता दिया। अब 2019 के जनवरी की 4 तारीख दी गई थी और हम लोगों ने सोचा था कि आज बेंच बन जाएगी तो जल्दी सुनवाई प्रारंभ होगी, लेकिन जानबूझकर, मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं, जानबूझकर कांग्रेस के इशारे पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इस प्रकार का काम किया है। हिंदू धर्मावलंबियों पर ठेस पहुंचाने के लिए यह कदम जजों का ठीक नहीं है। इतना गलत निर्णय भारत की पार्लियामेंट के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं जजों को अपने कर्तव्य के पालन का निर्देश देता हूं। इन जजों के नाते ही इस देश में भ्रष्टाचार फैला है। अक़लियतों की तरक्की के लिए काम करने वाले इदारों को क्या मरकजी हुकूमत नजरअंदाज कर रही है? यह बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हुकूमत ने पार्लियामेंट में जो जानकारी दी है वो इस जानिब इशारा कर रही है। पेश खास रिपोर्ट। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 2014 के बाद अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए काम करने वाली NGOs की सरकारी फंडिंग में काफी गिरावट आई है। हुकूमत ने लोकसभा में बताया कि गुज़िश्ता 4 बरसों में मौलाना आजाद फाउंडेशन के जरिए ग्रांट हासिल करने वाली गैर सरकारी तंजीमों की तादाद महज 48 रह गई है, जो कि गुज़िश्ता बरस 77 थी। साल 2015-16 77 NGOs को 8 करोड़ 41 लाख रुपये किए गए जारी। साल 2016-17 40 NGOs को 6 करोड़ 92 लाख रुपये जारी किए गए। साल 2017-18 13 तंजीमों को 2 करोड़ 49 लाख रुपये तालीम के लिए दिए गए। साल 2018-19 14 दिसंबर तक 48 NGOs को 7 करोड़ 32 लाख रुपये दिए गए।
इस पूरे मामले पर मुस्लिम तंजीमें तशवीश का इजहार कर रही हैं। बजट एलोकेशन एक बात है और अमल दरामदी दूसरी बात है। पिछले 4 बजटों के बाद जब भी हमने देखा है एलोकेशन कुछ हुआ है और उसका जो खर्च किया गया है उसमें एक बड़ा फ़र्क हमेशा रहा है। मैं समझता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह नाकाम हुए हैं। मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम हुई है। इन महीनों के अंदर पार्लियामेंट में एक वादा किया गया कि ये सब काम होंगे, लेकिन एहतसाब उनको करना चाहिए कि क्यों नहीं हुए। और उसकी सिर्फ एक वजह है जो मैं समझता हूँ, वजह सिर्फ ये है कि जो उनका नारा है सबका साथ और सबका विकास, वो खोखला नारा है। उनको मालूम है कि जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बराबर ये बात चलती रहती है कि इतनी अनाउंसमेंट हुई है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए और तो मुतमईन रखने के लिए वो अनाउंसमेंट तो जग को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामदी जो है वो नहीं होने देते। ये एक अफसोसनाक पहलू है इस हुकूमत का, जहाँ तक अक़लियतों की फलाह बहबूदगी के ताल्लुक़ से जो स्कीमें हैं उनके निफाज का ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता 4 सालों में समाजी तंजीमों को होने वाली फंडिंग में 30% की कमी आई है, तो वहीं गुज़िश्ता 4 वर्षों में 178 तंजीमों को मुल्क भर में तालीम के मेयार को बुलंद करने के लिए 25 करोड़ रुपये ही मुख्तस किए गए। 4 सालों में सबसे ज्यादा मुरादाबाद को 1 करोड़ 64 लाख रुपये, तो मुल्क के सबसे पसमानदा जिला मेवात को 1 करोड़ 58 लाख रुपये ही तालीम के लिए दिए गए। मगरबी बंगाल को 4 वर्षों में सिर्फ 22 लाख रुपये, जबकि उत्तराखंड को 91 लाख रुपये, तेलंगाना को 30 लाख रुपये, तमिलनाडु को 15 लाख रुपये, मध्य प्रदेश को 10 लाख रुपये, केरल को 89 लाख और राजस्थान को 45 लाख रुपये दिए गए। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 9 करोड़ 46 लाख रुपये फंड दिए गए, जबकि महाराष्ट्र को 4 करोड़ 46 लाख रुपये फराहम कराए गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। क्या महकमे वजारत अक़लियती उमूर के पास अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर हुकूमत की मंशा कुछ और है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हालिया दिनों स्कॉलरशिप को लेकर जो आदाद-ओ-शुमार पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि महकमे अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप देने में नाकाम रहा। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप देने के लिए 3 दूरअंदेश स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है। प्री स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मैरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप नामी 3 स्कीमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार के बसर इख्तिदार आने के बाद स्कॉलरशिप दाखिल करने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो वहीं स्कॉलरशिप से महरूम रहने वाले तलबा की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। 2015 और 2016 में 59,79,201 तलबा को मिली स्कॉलरशिप, जबकि 2016 और 2017 में 49,03,72 तलबा को स्कॉलरशिप मिली। 58,19,344 तलबा महरूम रहे। वहीं 2017 और 2018 में 56,11,993 तलबा को स्कॉलरशिप मिली, जबकि 60,23,084 तलबा महरूम रहे। मुस्लिम तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप देने के दावे और वादे पर कांग्रेस ने हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी भी जवाब के साथ हाजिर है। जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और जो एलिजिबल होंगे, हम सबको स्कॉलरशिप देंगे, 1 क्लास से लेके PhD करने तक। और बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर भी पढ़ने जाते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये डिसीजन हुआ था। अब पिछले 4 साल से 4 बजट में लगातार हम देख रहे हैं, जितना बजट माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के डेवलपमेंट के लिए जो रखना चाहिए था, उतना रखा नहीं, बल्कि लगातार गिरता चले गया। हमको लगता है कि जिस स्टेट से मैं आता हूँ, कर्नाटक से, वहाँ पे जितना हम एक स्टेट में अक़लियतों के लिए बजट निकाला है 4,000 करोड़ से ज़्यादा, मुझे लगता है कि उतना जो हम लोग ये यूनियन गवर्नमेंट जो अक़लियतों पे रखी है, हम एक स्टेट में जितना करते हैं
सारे हिंदुस्तान के लिए उतना रखिए। तो इन लोगों को अक़लियतों से और ख़ासकर मुसलमानों से जो है सख्त नफ़रत है। देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी को के बच्चे जो हैं वो लगभग, अगर आप आज की तारीख में हमसे पूछेंगे तो 3 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप हमने दी है। कई स्कीमें हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, उसके अलावा लड़कियों की स्कॉलरशिप अलग है। लेकिन हम चाहेंगे, ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में दी गई है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप दे करके एजुकेशनल एम्पावरमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ें। लेकिन आपको इस बात की भी खुशी होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है उसमें जो है लगभग 80% स्कॉलरशिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दे रही है और 20% और मिनिस्ट्रीज़ देती हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है, हमने इन 3-4 सालों में इसको बहुत आगे बढ़ाया है, लोगों में अवेयरनेस पैदा की है स्कॉलरशिप को लेकर के। और उसके अलावा जो है वो आपने जो अभी बताया, उसके अलावा हम जो है रिन्यूअल भी करते हैं। जैसे कि आपने इस साल कोई किसी ने स्कॉलरशिप ली तो अगले साल भी उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, तो वो रिन्यूअल अलग है। और उसके अलावा जो हमने फ्रेश स्कॉलरशिप आज की तारीख में हम 3 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा लोगों को स्कॉलरशिप दे चुके हैं और भी हम आगे कोशिश करेंगे कि वो। और अब आइए आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ स्कीमात के तहत तलबा को कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2015 और 2016 में 51,78,779 तलबा को मिली स्कॉलरशिप, जबकि 18,03,497 तलबा महरूम रहे। 2016 और 2017 में 41,53,524 तलबा को स्कॉलरशिप मिली, जबकि 44,81,904 तलबा महरूम रहे। वहीं 2017 और 2018 में 48,74,220 तलबा को स्कॉलरशिप मिली, जबकि 47,76,228 तलबा महरूम रहे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2015 और 2016 में 66,06,840 तलबा को स्कॉलरशिप मिली, जबकि 10,63,249 तलबा महरूम रहे। वहीं 2016 और 17 में 62,04,990 तलबा को स्कॉलरशिप मिली, जबकि 11,78,658 तलबा महरूम रहे। वहीं 2017 और 2018 में 62,01,321 तलबा को स्कॉलरशिप मिली, 11,14,278 तलबा महरूम रहे। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप 2015 और 2016 में 13,03,552 तलबा को स्कॉलरशिप मिली, 12,09,277 तलबा महरूम रहे। 2016 और 2017 में 12,01,858 तलबा को स्कॉलरशिप मिली, जबकि 15,08,772 तलबा महरूम रहे। 2017 और 2018 में 11,06,452 तलबा को स्कॉलरशिप मिली, जबकि 13,02,778 तलबा महरूम रहे। गुज़िश्ता 3 सालों में अक़लियती महकमे का बजट 39 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ तो हो गया है और महकमे ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से लेकर बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 9वीं और 10वीं क्लास की तालिबात के लिए नई स्कीम भी शुरू की है। लेकिन स्कॉलरशिप से महरूम रहने वाले तलबा की तादाद बजट एलोकेशन की कमी को भी दिखाता है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था, वजारत अक़लियती उमूर को स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 2500 करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि अभी तक सिर्फ 900 करोड़ रुपए का ही एलोकेशन होता रहा है। ऐसे में सवाल ये है, क्या सरकार सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करना चाहती है या फिर गरीब अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप देना चाहती है? कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब रुख करेंगे एमपी छत्तीसगढ़ की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। खाद की किल्लत पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का मरकजी सरकार समेत 11 महकमों को नोटिस, 4 माह में मांगा जवाब। खाद की कमी पर दायर की गई थी अर्जी। पेंशन बंद किए जाने से नाराज मीसाबंदियों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी। चरणदास महंत बने छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर, वजीर आला भूपेश बघेल और रमन सिंह ने दी मुबारकबाद। अवामी ताल्लुकात के वजीर पीसी शर्मा ने आज वजारत की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गुज़श्ता सरकारों की तरह सिर्फ इश्तिहार में भरोसा नहीं करती,
हमारी सरकार काम पर भरोसा करती है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं। सर, जनसंपर्क मंत्री का चार्ज आपने लिया, सबसे पहले तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रही? पहले तो मुख्यमंत्री जी का आभार, कमलनाथ जी का, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे सौंपा है। उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही राहुल गांधी जी ने और कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र बनाया है, घोषणा पत्र नहीं, चुनाव के पहले वचन पत्र, इस वचन पत्र के मामले में जो भी निर्णय सरकार लेगी, मुख्यमंत्री जी लेंगे, ये जन जन तक पहुंचाना, लाइन के आखिरी आदमी तक पहुंचाना। सर, पिछली सरकारों को आप लोग कहा करते थे विज्ञापन वाली सरकार है, आपकी सरकार उनसे कैसे अलग होगी? निश्चित तौर पर जो जिस तरह से ब्रांडिंग मुख्यमंत्री, उनके नेता करते थे, प्रधानमंत्री, ये सब कमलनाथ जी ने इस पे सब पे रोक लगा दी। बोले इस तरह की कोई उसकी आवश्यकता नहीं, अपने कामों से जनता के बीच में पहुंचो, हमारे निर्णयों से पहुंचो, हमारे जो वचन पत्र है इसके क्रियान्वयन से उनके बीच में पहुंचो। स्वास्थ्य माहौल में निर्भीक पत्रकारिता कैसे हो सके, इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्शन एक्ट, पत्रकार बहुत विषम परिस्थितियों में काम करता है और उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हमने देखा ही कई जगह उन पे हमले हुए, तो प्रोटेक्शन वो मिलना चाहिए और जिससे वो निर्भीकता से अपने काम को अंजाम दे सके। पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग जल्द लेकर आना, उसको लेके आएंगे।